आज रोशनी की शादी थी। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, पर कुछ देर से आशा देवी दिखाई ही नहीं दे रही थी। पापा मम्मी कहाँ है? बेटा आशा की तबीयत अचानक खराब हो गई है तो थोड़ी देर के लिए होटल के कमरे में आराम कर रही है। चलो तुम और बहू वहीं चलो, वहीं आशीर्वाद ले लेना। क्या हुआ पापा जी? माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ, वो जब तुम्हारे फेरे हो रहे थे उसी समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं, बोल रही है पेट में भी दर्द है और उल्टी आ रही है। शायद कुछ दिनों से शादी का खाना खा रही है ना, इस वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। समधन जी, अब विदाई की रस्म शुरू कीजिए। मैं सोच रहा हूँ हम समय से घर पहुँच जाएंगे तो आशा को फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आशा को उसी की दवाई से आराम आता है। रोशनी की विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। रोशनी सबसे मिलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में आशा की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और सब लोग आशा देवी को अस्पताल लेकर जाते हैं। रोशनी की डोली ससुराल जाने की जगह अस्पताल जाती है। देखिए अजय कुमार जी, आशा जी को फूड पॉइजनिंग हुई है, इसलिए आशा जी को कुछ दिन अस्पताल में ही भर्ती रहना होगा। हम अभी आशा जी को छुट्टी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप आराम से आशा का इलाज कीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। पापा मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। नीरज बेटा, मैं सोच रहा हूँ रोशनी को घर भेज दे। वो बेचारी विदाई के बाद सीधा अस्पताल आ गई। उसने तो अभी ससुराल में कदम भी नहीं रखा। पापा जी, जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं अस्पताल में ही रहूंगी। पर बेटा ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगी। नहीं पापा जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। माँ जी मेरी माँ है और इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। पापा जी क्या हुआ? डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना पापा जी की तबीयत। घबराइए मत सिस्टर, इन्हें अंदर ले चलो। तभी नीरज भी चाय लेकर आ जाता है। पापा की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर वो भी घबरा गया। टेंशन की कोई बात नहीं है, थकावट की वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे। शायद ये ठीक से सोए नहीं है। जी डॉक्टर साहब, वो कल मेरी शादी थी। पापा ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? मम्मी इतनी बीमार पड़ी है और पापा भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नीरज जी, मैं आपके साथ हूँ। मम्मी पापा दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल में रोशनी को अपने सास ससुर की सेवा करते हुए 2 दिन बीत गए थे। रोशनी ने कपड़े तक नहीं बदले थे। अस्पताल में ही रोशनी ने नहा धोकर 2 दिन बाद कपड़े बदले। आज रोशनी की सास की तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी। मम्मी जी थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए। आशा, रोशनी तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। कल मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। रोशनी ने हमारी बहुत सेवा की है। तुम्हारी फिक्र में अभी तक घर भी नहीं गई है। मुझे पता है रोशनी बहू, हर लड़की के कितने अरमान होते हैं। शादी के बाद वो पहली बार अपने ससुराल जाएगी, फूलों से स्वागत होगा, मुंह दिखाई की रस्म होगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ। विदाई के बाद ना तो तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ और ना ही तुम्हारी कोई मुंह दिखाई की रस्म हुई। हमने तो तुम्हें कोई उपहार ही नहीं दिया। तुम दुल्हन बनकर आई और आते ही अस्पताल में हमारी सेवा में लग गई। मैंने तो कहा था बहू को कि हम तुम्हारा गृह प्रवेश कर देते हैं, फिर आशा ठीक हो जाएगी तो घर आ जाएगी। तुम एक बार घर चली जाओ, पर इसने बात ही नहीं मानी। माँ जी, मेरा अकेले घर जाने का मन नहीं था। जब आप ठीक हो जाओगे तब मैं आपके साथ ही गृह प्रवेश करूंगी, आपका आशीर्वाद लेकर। तब तक ये अस्पताल ही मेरा ससुराल है। आंटी जी, आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको रोशनी जैसी बहू मिली है। बहुत चिंता करती है नई बहू आपकी। सबने रोशनी की बहुत तारीफ की। कुछ देर बाद रोशनी नीरज के साथ अस्पताल के गार्डन एरिया में चली गई। पीछे से रोशनी की मौसी सास आशा से मिलने के लिए आती है। देख आशा, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे लगता है नई बहू के पैर शुभ नहीं है, तभी तो फेरे हुए भी नहीं थे कि तुम बीमार पड़ गई और उसके बाद जीजा जी भी बीमार पड़ गए। इस बात पर गौर करना। मेरी मानो तो पूजा करवा लो, थोड़ी शुद्धि हो जाएगी। क्या दीदी, आज के जमाने में ऐसी बातें करती हो? लोग 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं और मैं इन सब बातों को नहीं मानती। देख आशा, मेरा समझाना फर्ज था, बाकी तू खुद देख। मैंने तो जो देखा तुझे बता दिया। हाँ। मौसी सास को पता नहीं था कि रोशनी सब कुछ सुन चुकी है। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। वो घबरा गई और दौड़कर अपनी सास से लिपट गई। उसे ऐसा करते देख मौसी सास हैरान रह गई। भगवान करे माँ जी को मेरी भी उम्र लग जाए। माँ जी, मेरे मन में भी यही उथल पुथल चल रही थी कि कहीं दुनिया ये ना कहे कि नई बहू के कदम पड़े तो अपशगुन हो गया। मैंने किस्से कहानियों में, टीवी पर आई हुई फिल्मों में ये सब देखा था कि नई बहू के आते ही अगर पूजा की थाली गिर जाए या घर में किसी को कोई परेशानी हो जाए तो नई बहू को यही कहा जाता है कि बहू मनहूस है। और आज मुझे ये सब सच होता दिखाई दे रहा है।
कहते कहते रोशनी का गला भर आया और वो जोर जोर से रोने लगी। बाजी, पिक्चरों में तो बहू को घर से निकाल देते, आप मुझे निकालोगी तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही है बहू, पागल है क्या? ऐसा क्यों सोचती है? वो सब किस्से कहानियों में होता है, नाटक और पिक्चरों में होता है। सच की जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है। और मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं बहू। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत सेवा करती हो। मेरे बारे में तुम कभी भी बुरा नहीं सोचोगी। ये सब मन के वहम है। दीदी देखा ना, मेरी प्यारी नई बहू रानी को तुमने रुला दिया। माफ कर दो बहू रानी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब एक बात बताओ साली साहिबा, ये भी तो हो सकता है कि बहू रानी की वजह से हम पर आया हुआ भार टल गया हो। क्या पता हमारी बहू के शुभ कदम पड़ने से हमारी बीमारियां ठीक हो गई हों। इससे ज्यादा बुरा हो सकता था, पर कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। आज आशा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्या तो तुम ठीक रहे हो जीजा जी, गलत मैं ही थी जो ये सब बातें सोचने लग गई। हमारी रोशनी बहू बहुत अच्छी है। मेरी वजह से बहू रानी की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे से नाराज हो बहू रानी? नहीं नहीं मौसी जी, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, आप मेरे बड़े हो। तभी नीरज आ जाता है और सबको खुशखबरी देता है। पापा, डॉक्टर साहब ने मम्मी को छुट्टी दे दी है, अब मम्मी घर जा सकती हैं। अब मैं अपनी नई बहू रानी के साथ घर जाऊंगी और आज रोशनी का गृह प्रवेश होगा। और फिर रोशनी अपने ससुराल वालों के साथ ससुराल जाने की तैयारी करती है। अस्पताल में रोशनी को सब जान गए थे। वहां की डॉक्टर, नर्स, काम करने वाले जूनियर डॉक्टर सब रोशनी की बहुत तारीफ करते थे। सबने रोशनी को खुशी खुशी विदा किया और रोशनी अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल पहुंची। और ढेर सारी खुशियों के साथ रोशनी का ससुराल में गृह प्रवेश हुआ। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? वैसे ही क्लिनिक के लिए लेट हो रही हो। अरे जरा सुनिए, ये नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए प्लीज, तब तक मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। पर मैं भी तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अब तुम जूही को बोल दो ना। वो घर में हो तब तो बोलूं। पता नहीं कौन सा केस लड़ रही है मैडम, सुबह सुबह ही निकल जाती है घर से, और जाने तो मैं ही करती हूँ। अरे रुको, तुम नाश्ता लगाओ, मेन डोर मैं खोल देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद सरिता अपना बनाया हुआ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी, जहाँ पहले से ही उसका देवर मुकेश और सास लीला बैठे हुए थे। और फिर आज फिर से उपमा और ये सत्तू का शरबत। ओहो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और आपको जो पसंद है उसी ने आपका लीवर खराब किया है। देखो मुकेश भैया, अभी उम्र कम है तो खाने पीने को ठीक करके ही बात बन जाएगी, वरना बाद में। बस बस भाभी, मैं समझ गया, मैं खा रहा हूँ। माँ जी, अब ये लीजिए, आप भी शुरू कीजिए। हाँ बेटा लाओ। अब ये राकेश कहाँ रह गया? अरे हाँ, वो तो मेन डोर खोलने गए थे, मैं देखती हूँ। इतना कहकर सरिता घर के मेन डोर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी राकेश उधर से आ गया। उसके हाथों में एक कागज था और चेहरे पर परेशानी, जिसे देखकर सरिता ने पूछा, क्या हुआ जी, कौन था? ये नोटिस आया है कोर्ट से, तो तुम्हारे खिलाफ है। मेरे खिलाफ? पर मैंने क्या किया? अब लाइए मुझे दिखाइए। ये कहकर सरिता ने वो नोटिस लिया और उसे बहुत ध्यान से पढ़ने लगी। उस नोटिस को पढ़ते हुए सरिता का चेहरा गुस्से से लाल होता गया और फिर वो तिलमिलाती हुई अपने देवर मुकेश के पास गई। ये क्या है भैया? आपकी बीवी को आखिर दिक्कत क्या है मुझसे? ये नोटिस क्या मतलब है इसका? वो वकील है तो क्या कुछ भी करेगी? भाभी, इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। अब रुकिए, पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ही बता देती हूँ आपको कि आपकी इंसाफ पसंद बीवी ने क्या इल्जाम लगाया है मुझ पर। पहले तो ये कि मैं इस घर में हिटलर की तरह बर्ताव करती हूँ। बोलिए, क्या ये सही है? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और दूसरा इल्जाम ये कि मैं इस घर के लोगों को टॉर्चर कर रही हूँ, अपना बनाया हुआ बेस्वाद खाना खिलाकर। माँ जी आप बताइए, मैं क्या गलत करती हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए अच्छे से समझती हूँ कि इस घर में किसको क्या खाना चाहिए। सारा दिन क्लिनिक में ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ कि मन घबरा जाता है मेरा। मैं तभी तो ओहो, इतना परेशान मत हो बेटा। अब जूही तुमसे छोटी है, देवरानी है तुम्हारी, नादान है, उसे घर आने तो मैं बात करती हूँ उससे। रहने दीजिए माँ जी, आपकी छोटी बहू बात करने में नहीं बल्कि सीधा कोर्ट में जिरह करना जानती है, तो फिर ठीक है। इस बार मैं भी उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगी। सुनिए, कल हम कोर्ट जाएंगे और आप सब मेरी तरफ से बोलेंगे, ठीक है ना? लेकिन सरिता, इस सब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। अब बात मेरे आत्मसम्मान की है, जिसे मैं कोर्ट से जीत कर ही लौटूंगी।
तो इस तरह देवरानी जेठानी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई। असल में सरिता पेशे से एक डॉक्टर थी, दूसरी तरफ उसकी नई नवेली देवरानी जूही जो कि पेशे से एक वकील थी। उसे शुरू से ही बाहर के खाने का बहुत शौक था, साथ ही उसे किसी के सामने झुकना तो कतई बर्दाश्त नहीं था। असल में ये सब शुरू तब हुआ जब जूही ने शादी के बाद पहली बार सरिता के हाथों का बना खाना खाया। भाभी, ये लौकी ये कौन खाता है, और ये रोटी ये कितनी मोटी है? हाँ, क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटे से बनी है और अभी गर्मियों के दिन है तो लौकी बेस्ट होती है। लेकिन भाभी, ये सब तो टेस्टलेस है, अब मैं तो ये नहीं खा सकती। मुझे लगा था कि मेरे स्वागत के लिए आपने कुछ चाइनीज बनाया होगा जो मुझे बहुत पसंद है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। रुको जूही, खाना बन चुका है और अब दोबारा कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें पता है ना मुकेश भैया का? हाँ हाँ पता है, इनका लीवर फैटी है और ये बहुत कॉमन है आजकल भाभी, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ और इस घर की रसोई पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। ये कहकर जूही रसोई में गई और उसने अपनी पसंद का चाइनीज खाना बनाया और बस उसके बाद से ही दोनों बहुओं में हर रोज खाना बनाने को लेकर कहासुनी होने लगी। और अब जेठानी होने के नाते सरिता का पलड़ा भारी पड़ने लगा तो जूही ने अलग पैतरा अपनाया और सरिता के नाम कोर्ट से नोटिस भिजवा दिया, जिसे एक चुनौती मानकर सरिता भी तैयार थी अपनी देवरानी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हाँ तो मिसेस सरिता, अब आप ही कोर्ट को बताइए कि आपको किसने हक दिया अपने ससुराल वालों को इस तरह टॉर्चर करने का। ऐसा आपको लगता है मैडम, मैं अपने घर वालों को टॉर्चर नहीं कर रही बल्कि उनका बेहतर तरीके से ख्याल रख रही हूँ ताकि वो कभी बीमार न पड़े। लेकिन सरिता जी, आपका बनाया हुआ उपमा, ढोकला और वो सूखी इडली खा खा कर बेचारे घर वाले अपने टेस्ट बड्स ही खो चुके हैं। उसका क्या? सच कहूं तो सबकी जीने की इच्छा ही खत्म कर दी आपने। शट अप, ये सरासर झूठ है। योर ऑनर, आप मेरी सास, मेरे पति और मेरे देवर को यहाँ बुलाकर पूछ लीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद राकेश, मुकेश और लीला को बारी बारी कटघरे में बुलाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि दोनों बहुओं में से किसी एक का पक्ष लेना किसी के भी बस की बात ही नहीं थी। और फिर उसी रात, माँ जी इतनी रात को क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बेटा, वो मुकेश पिछले 4 घंटों से तड़प रहा है, उसके पेट में बहुत दर्द है। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस क्या बताऊं, वो छोड़िए ये सब, अब मैं जाकर देखती हूँ। सरिता ने फौरन जाकर मुकेश का चेकअप किया और फिर अगले दिन, भैया आपने कल क्या खाया था ये तो नहीं पूछूंगी मैं, लेकिन आगे कुछ भी खाने से पहले अपनी इन रिपोर्ट्स को पढ़ लेना, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, क्लिनिक से पहले मुझे कोर्ट भी जाना है। उसकी जरूरत नहीं है भाभी, मैंने केस विड्रॉ कर लिया है। कल इनकी हालत देखकर मैं समझ गई कि भले ही कोर्ट में ये केस मैं जीत जाऊं, लेकिन हकीकत में जीत आपकी हुई है। आप हमेशा से सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, अब से इस घर की रसोई में हमेशा वही पकेगा जो आप कहेंगी। जूही की बात सुनकर सरिता की आंखों में भी आंसू आ गए और वो जूही को गले लगाते हुए बोली, नहीं, गलत मैं भी थी। कल घर वालों को असमंजस में देखकर मैं भी समझ गई कि सेहत सिर्फ अच्छे खाने से नहीं बल्कि खुश रहने से भी बनती है, और घर वालों को वो खुशी तुम्हारे बनाए खाने से मिलती है। इसीलिए घर की रसोई को अब से मैं अकेली नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर चलाएंगी। आहा हा हा, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। भाई वाह, तो बहू ये तो बताओ कि आज खाने में क्या बनेगा?